सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 16 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन अभी करवाने वाला हूँ। सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का, इन दोनों शिफ्टों का मैं स्मार्ट सॉल्यूशन करने वाला हूँ। 2-2.5 घंटे की वीडियो हो सकती है, तो आप कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिए। इतना सॉलिड कंटेंट देने वाला हूँ कि कोई भी पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट नहीं देगा। एसएससी जीडी वालों के लिए खास करके, एसएससी जीडी या फिर अपकमिंग जितने जिनके भी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए तो ये एकदम पेनिशिया है, रामबाण है। तो आप इसको आंखें बंद करके कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसके नोट्स जो आपके रहेंगे, नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं। इसको आप सजेस्टेड स्पीड ये रहेगी कि आप इसको 2x पे देखें। 2x पे देखें, अगर 2 बार देख लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर एक भी बार देख रहे हैं तब भी अच्छा है, और लेकिन आपको 2 बार इसके नोट्स का रिवीजन करना होगा, जो कि बिल्कुल जो मैं यहाँ पर अगर XYZ भी लिखा है तो वो भी आपको वहाँ पर लिखा मिल जाएगा। ठीक है। और पहली शिफ्ट मैंने अपलोड करवा दी है, आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी चीज़ें। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो आर्य समाज था, इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था मेरे भाई? मूल शंकर। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था विरजानंद। विरजानंद। ठीक है। इन्होंने नारा दिया था एक, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, है ना? या फिर बैक टू वेदास लौटो। इन्होंने एक नारा दिया था। अब ये इनकी जो एक बहुत ही फेमस बुक है, वो कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश कब प्रकाशित हुई? सत्यार्थ प्रकाश आपकी 1875 में। इसमें मुख्यतः इन्होंने दो चीजों के बारे में बात किया था। एक तो आपका वेद भाष्य हो गया, जिसमें वेद की भाषाएं और इन सब का ज्ञान दिया गया था। वेद की भाषाएं, वेद भाष्य। और एक आपका था गो करुणानिधि। गो करुणानिधि का मतलब क्या होता है? गो करुणानिधि अभी बताता हूँ क्या होता है। गो करुणानिधि, करुणानिधि, गो करुणा निधि। गो से आपका हो जाएगा गाय, करुणा से हो जाएगा दया, निधि मतलब पात्र। जो आपकी गायें हैं, जो आपकी दया के पात्र हैं। ठीक है। अगर इनका कहना था, अगर आप कोई जो गाय को खाता है मार के, उनको खाने से आपका 3 से 4 लोगों का ही पेट भर सकता है। और अगर आप गाय को पालते हैं तो इससे इनसे आपकी पूरी आने वाली पीढ़ियों का पेट भरेंगी। इनका कहना ये था। तो गो करुणा निधि का अर्थात आपका यही हो जाता है इसमें। अगर और कुछ बात करें, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तिलक जी से पहले भी स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद जी ने किया था। शब्द प्रयोग, स्वराज शब्द प्रयोग किया सबसे पहले, सबसे पहले किया था। डीएवी कॉलेज की स्थापना कब की थी? इन्होंने नहीं की थी। इनके मतलब इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो 1886 में, 1886 में लाला हंसराज जी ने किया था। हंसराज जी ने डीएवी की स्थापना कहाँ पर? लाहौर में किया था। पहला स्कूल जो था इनका, वो लाहौर में खोला गया था। ठीक है। गुरुकुल, गुरुकुल की स्थापना आपके स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, श्रद्धा, श्रद्धा कैसे लिखा जाएगा? श्रद्धा ऐसे, श्रद्धानंद। हरिद्वार में किया था। कब किया था? 1902 में किया था। कहाँ पर किया था? हरिद्वार में किया था। हरिद्वार में किया था। अब आप ये बताएंगे, जो एक एक आपका अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल। इन्होंने, इसने मतलब स्वामी जी को क्या कहा था? इन्होंने कहा था भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्या कहा था? यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इस, मतलब इन्होंने, इसने जो था, ये वैलेंटाइन चिरोल जो था, स्वामी दयानंद जी को नहीं कहा था, इसने आर्य समाज को कहा था। क्या कहा था? आर्य समाज को। भारतीय अशांति का जनक। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी हत्या कर दी गई थी 1883 में जहर दे करके। ठीक है। और एक एक आपका और क्वेश्चन बनता है इससे। पाखंड खंडिनी पताका, मतलब पाखंड का खंड करने वाली जो पताका थी, यानी
तिरंगा, एक तिरंगा नहीं, एक टाइप का पताका, मतलब क्या होता है, झंडा, है ना। ये जो पताका था ये कहाँ फहराया गया था, ये कब, 1867 में, 1867 में आगरा में फहराया गया था। किसके द्वारा फहराया गया था, तो आगरा में फहराया गया था। ठीक है, तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आपका किया गया था। शुद्धि आंदोलन का संबंध भी इन्हीं से है। शुद्धि आंदोलन होता है जो आपके लोग कन्वर्ट हो चुके थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना आपका शुद्धि आंदोलन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। ब्रह्मो समाज की 1828 में की, किसने, राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की 1867 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। यंग बंगाल मूवमेंट की हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की थी 1820 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी HP ब्लैटवर्स्की एंड HS ऑलकॉट ने की थी 1875 में। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1867 में की थी। वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी ने की थी 1820 में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी 1873 में। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तुरंत आप वीडियो को पॉज करके फिर से इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए। इंद जात्रा उत्सव और उससे संबंधित मुखौटा नृत्य, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो इंद यात्रा है ये आपका सिक्किम का हो जाएगा। एक मिनट, अरे अरे किधर, हाँ एक मिनट, ऐसे सिक्किम का हो जाएगा। सिक्किम के साथ मैं आपको बता दूं, ये जो आपका त्यौहार है ये साझा रूप से ये सिक्किम के साथ साथ नेपाली संस्कृति इसमें देखी जाती है। यानी कि जो आपका सिक्किम में नेपाली जनजाति रहती है, जो वहाँ के नेपाल के लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। मतलब नेपाल के जो समुदाय है वहाँ पर, जो वहाँ पर आपका सिक्किम में, उनके द्वारा आपका इंद यात्रा मुख्यतः मनाया जाता है। इसका उत्तर, सही उत्तर आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के अलावा अगर हम कुछ अन्य त्योहारों के बारे में जाने, आपको जो कुमारी पूजा है, क्या, कुमारी पूजा, ये कहाँ का है, ये भी आपका सिक्किम का है। मुखौटा कहाँ का है आपका, मुखौटा। और सागा दावा कहाँ का है, सागा दावा, सागा दावा। लोसुंग कहाँ का है, लोसुंग। लोसुंग के बाद आपका सोनम लोचर आ गया, सोनम लोचर, सोनम लोचर, सोनम लोचर। पांग लहाबसोग, पांग लहाबसोग, लहाब, लहाब सोर, ये कहाँ का है। इसके बाद आपका आता है दुबका टेसी। नाम कभी सुने इनके, अब सुनोगे, दुबका टेसी। इनके बारे में जो इनकी जो प्रमुख फैक्ट्स बनते हैं इनके अंदर से, क्योंकि अब सिर्फ नाम पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, देखो, ठीक है, क्योंकि अब नाम पढ़ना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। चलो, अभी अगर मैं बताऊं, ये आपका इंद यात्रा है, मुख्यतः नेपाल में कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में बनाया जाता है, नेपाल के काठमांडू में। और इसको सिक्किम में नेपाली समुदाय द्वारा मनाते हैं। किसके द्वारा मनाया जाता है, नेपाली समुदाय द्वारा। तो नेपाली समुदाय से संबंधित भारतीय नृत्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा इंद यात्रा उत्सव। जो मुखौटा है ये आपका भगवान भैरव को समर्पित है, उनके फेस मास्क को लगा करके ऐसा किया जाता है। जो आपका कुमारी पूजा है, जैसा आपका ये समझ लीजिए, जो कुमारी पूजा अभी आपके नॉर्थ में होता है ना, उसी टाइप का ये वहाँ पर है। वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुमारियाँ खिलाई जाती है, वहाँ पर भी आपका कुमारियाँ खिलाई जाती हैं। ठीक है, किसकी पूजा होती है इसमें, जीवित देवी, लिविंग गॉडेस, जीवित देवी। यानी कि जो कुमारियाँ हैं हमारी, आप हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में हमारा जो आपकी बालिकाएं हैं उनको देवी का दर्जा दिया गया है, तो इसीलिए उनको जीवित देवी कहा जाता है, जीवित देवी। और इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा। इसमें क्या निकाला जाता है, रथ यात्रा निकाला जाता है। सागा दागा क्या है, सागा दागा बौद्ध पूर्णिमा पर होता है। कहाँ पर होता है, सिक्किम में होता है। बौद्ध पूर्णिमा बुद्ध जी को समर्पित है, बौद्धों का एक प्रमुख त्यौहार है। जो आपका लोसुंग है ये आपका भूटिया नववर्ष है। क्या है, भूटिया नववर्ष, जो कि आपका सिक्किम का नववर्ष भी इसको कह सकते हैं आप, नववर्ष इसको कह सकते हैं। और जो कि कहाँ पर होता है, कब होता है, ये आपका फसल कटाई के समय गाया जाता है, मतलब कटाई गाया नहीं होता है उस समय।
फसल कटाई से आपका संबंधित है। जो आपका सोनम लोचर है, ये आपका तमांग, जो आपकी तमांग समुदाय रहता है, तमांग समुदाय सिक्किम में, ये उसका नववर्ष है, ये उसका न्यू ईयर है, ये आपका न्यू ईयर है। पांग लहाबसोर क्या है? ये कंचनजंगा पर्वत है, जो आपका कंचनजंगा पर्वत, इसकी पूजा की जाती है। कंचनजंगा पर्वत की यहाँ पर पूजा की जाती है। दुबका टीसी जो आपका हो जाता है, ये क्या है? ये बुद्ध जी को समर्पित है, यानी कि बौद्धों का एक प्रमुख त्योहार है। जब बुद्ध जी ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, आपको याद है पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। ये उसकी याद में मनाया जाता है, उसकी याद में मनाया जाता है। अगर सिक्किम के, अगर हम और कुछ अन्य, जैसे आपका एक आता है लेपचा, नाम सुना होगा इसका, अगर नहीं सुना है तो अब सुन लोगे। लेपचा के बाद में आता है बूमचू, बूमचू, ये सब उत्सव हैं आपके, और ये सब पूछे जाएंगे, ये आपके पूछे जाने ही जाने हैं, फिक्स है। जो आपका लेपचा है, ये आपका क्या है? जो सिक्किम का जो मूल जनजाति है यहाँ पर, लाइक जैसे आपका एक लेपचा हो गया, और आपका ये मैंने क्या बताया, पांग लहोबसर, ये थोड़ा थोड़ा सा मिलते हैं, क्योंकि इसमें भी कंचनजंगा की पूजा होती है और इसमें भी कंचनजंगा की पूजा होती है। लेपचा जो है मूल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, मूल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और जो आपका बुमचू है, बुमचू ये क्या है? इसको पवित्र जल उत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र जल उत्सव। वहाँ पर एक मठ है, उसी के मतलब उससे संबंधित है। आपका मठ का नाम क्या है ये मुझको एग्जैक्ट याद नहीं है। पवित्र जल उत्सव, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने कराया? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इतनी बार बता चुका हूँ कि कोई जवाब नहीं है। अगर आपने पिछले क्लासेस में किया होगा और आपको आपका एग्जाम 16 के सेकंड शिफ्ट में होगा, तो आप जरूर इसका टिक नूरजहां लगा दिए होंगे। अगर नहीं किया होगा तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसको लिमिटेड लोगों ने किया है। बात करते हैं कुछ अन्य मकबरों की, अन्य मकबरों की। आप ये समझिए, जो एतमादुद्दौला लाइक जो नूरजहां था, सॉरी जो नूरजहां थी, ये कौन थी? नूरजहां थी, ये कौन थी? इसके जो पिता थे, मतलब नूरजहां के पिता कौन थे? इसके पिता थे मिर्जा गियास। इत्मादुद्दौला, एक मिनट। जो नूरजहां के पिता थे वो मिर्जा गियास थे, और ये इन्हीं का जो गियास, ये इन्हीं का मकबरा है, मिर्जा गियास का मकबरा है। ये जो मिर्जा गियास थे, इन्हीं को हम एतमादुद्दौला कहते हैं। याद रखिएगा, मिर्जा गियास जो कि नूरजहां के फादर थे, इन्हीं को हम एतमादुद्दौला कहते हैं। और एतमादुद्दौला की उपाधि किसने दी थी? इसने मतलब इनको उपाधि किसने दी थी? तो जो जहांगीर है, जो आपका जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर ने उपाधि इनको दी थी, ठीक है। याद रखेंगे इसको अच्छे से, याद रखेंगे। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसकी शैली कैसी है? तो इसकी शैली जो बनावट है वो पित्रा देवरा शैली है। शैली कैसी है? तो पित्रा देवरा शैली है, पित्रा देवरा शैली है। और प्रथम यूज इसका इसी में हुआ था, प्रथम इस्तेमाल, प्रथम उपयोग। तो पित्रा देवरा शैली है, ये आपका प्रथम उपयोग हुआ था। और ये आपका टोटल किससे बना हुआ है? ये लाइक संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये स्थान इसका आगरा में है, ठीक है, यमुना के किनारे। अब आप ये बताएंगे, जो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ये वाला, लाइक जो एतमादुद्दौला का मकबरा है, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्व का, सॉरी यार, क्या बोलते हैं उसको? ताज का पूर्वगामी है, ताज का पूर्वगामी, ठीक है, पूर्वगामी इसको कहते हैं। ताज का पूर्वगामी कहते हैं, या फिर बेबी, क्या बोलते हैं? बेबी ताज, क्या बोलते हैं? बेबी ताज के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। ताज का पूर्वगामी, या फिर जोयल बॉक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं आपको इससे बता चुका हूँ। नूरजहां का जो थी आपकी, नूरजहां, इसका रियल नेम क्या था? इसका रियल नेम क्या था? मेहरुन्निसा, 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 निशा, निशा लिख लेंगे ऐसे। और इसने जो मेहरुन्निसा उपाधि जो नाम दिया था,
उपाधि, नूरजहां की उपाधि दी थी। जो ये नूरजहां की उपाधि दी थी इसने जो आपका ये कहाँ गया, जो जहांगीर था, जहांगीर ने ही इसको उपाधि दी थी। उपाधि जो नूरजहां इसका वास्तविक नाम नहीं था, इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, इसको उपाधि दी थी जहांगीर ने। इसकी बेटी जो आपको ही या जी यानी कि मेहरुन्निसा की जो बेटी हुआ वो लाड मलिका या फिर लाडली बेगम। तो अब लाडली बेगम लिख लेंगे यहाँ पर, लाडली बेगम। इसकी जो शादी हुई थी, इसकी शादी हुई थी किससे हुई थी, शादी हुई थी शहरयार से। शादी किससे हुई थी, शहरयार से इसकी शादी हुई थी। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो जहांगीर का जो मकबरा है आपका, जो आपका जहांगीर का मकबरा है, इसको किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनाया था, यानी कि मेहरुन्निसा ने बनवाया था। नूरजहां, नूरजहां ने बनवाया था। कहाँ पर बनाया था, तो लाहौर में बनवाया था। नहीं अ, अच्छा हाँ ठीक है, लाहौर में ही बनवाया था, लाहौर के सहदरा में बनवाया था। मुझको ऐसा लगा कि सहदरा आपका कहाँ पर है, ये आपका क्या बोलते हैं, आगरा में है। ठीक है, तो आपका ही इतना आप इससे याद रखेंगे। ठीक है, और जो आपकी जो मेहरुन्निसा थी इसने ही गुलाब से इत्र बनाया था, मतलब इसकी माँ ने, असमत बेगम ने गुलाब से इत्र, गुलाब से इत्र बनाया था। इसकी माँ कौन थी, इसकी माँ कौन थी, असमत बेगम। असमत बेगम। बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, याद रखेंगे आप। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मेजर टॉम्स इन इंडिया। जैसे आपका जो हुमायूं का मकबरा है, बिल्ट बाई अकबर फॉर हुमायूं 1565 से 1572 के बीच में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया था फॉर मुमताज बेगम के लिए। आपका ये 1632 से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और ये आपका 53 में इसका पूरा हो गया। बीबी का मकबरा जो कि था बिल्ट बाई औरंगजेब फॉर दिलरास बानो बेगम 1660 से 1667 के बीच में आपका बना। सफदरजंग का जो टॉम था ये आपका बिल्ट बाई सुजाउद्दौला, ये आपका फॉर सफदरजंग था, यानी 1554 में बना था। शेर शाह का जो मकबरा है वो आपका शेर शाह सूरी ने खुद बनवाया था 1545 में। गोल गुम्बद जो कि आपका कर्नाटक विजय पर बनाया गया था, कर्नाटक में है आपका, बीजापुर में, कर्नाटक। तो आपका आदिल शाह था जो आपका बिल्ट बाई मोहम्मद आदिल शाह फॉर हिमसेल्फ, उसने खुद बनाया था 1626 से 1656 में। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है बिल्ट बाई इब्राहिम लोदी फॉर सिकंदर लोदी 1517 में, 17 और 18 में आपका बना था। टॉम्ब ऑफ जहांगीर जो है बिल्ट बाई शाहजहां फॉर जहांगीर। गोल गुम्बज यहाँ पर देखो रिपीट हो गया, तो आप इसको देख लेंगे। सिकंदर लोदी भी रिपीट हो गया, आपका रिपीट हो चुका है। और टॉम्ब ऑफ जहांगीर मैं आपको बता चुका हूँ कि बिल्ड बाई शाहजहां फॉर जहांगीर। तो 1668 में आपका जो, एक मिनट, बिल्ड बाई शाहजहां फॉर जहांगीर, टॉम्ब ऑफ जहांगीर, टॉम्ब ऑफ जहांगीर का मकबरा बिल्ड बाई 1628, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, ये जो है थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो टॉम्ब जहांगीर का जो मकबरा था इसको नूरजहां ने बनाया था लाहौर के सहदरा में, लाहौर के सहदरा में। फिलहाल आप इसको देख लेंगे, फिलहाल की स्थिति में ये आपका गलत ही है। ठीक है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन आपका अब आपकी स्क्रीन पर है, थिरुवाथिराकली नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका केरल राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना। और किस पर किया जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, आपका ये ओणम त्योहार पर किया जाता है। ओणम, ओणम त्योहार पर आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ओणम त्योहार पर, एक मिनट, ऐसे, हाँ, ओणम त्योहार पर आपका महिलाओं के द्वारा आपके प्रमुख नृत्य किया जाता है। अगर इसमें क्या होता है, ये भगवान शिव तथा माता पार्वती जी को समर्पित है। ये पार्वती जी को समर्पित है आपका। आपके जो अन्य त्योहार केरल से आते हैं, जैसे आप कैकोटिकली, ये आपका केरल से है। इसके अलावा आपका आता है ओट्टनथुलाल, ओट्टनथुलाल है आपका। इसके बाद आपका आता है चकियार कुथु के बाद कोलकली हो गया।
ये सब तो नाम सुने होंगे आपने। कोलकली हो गया, टीसीएस के फेवरेट थे, लेकिन ये भी पूछ सकता है आपका। एक आपका हो गया मोहिनी अट्टम, तो पता ही है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आपका एक आ गया कुमत्ती कलल, क्या कुमत्ती कलिल कलल, कुमत्ती नहीं, कुमत्ती कली है, कलल नहीं, कुमत्ती कली। कुमत्ती कली ये भी आपका केरल का है। आपका कथकली पता है, आपका सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो कि कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, कथकली आपका केरल में होता है, नहीं कि साउथ इंडिया में आपका देखने को मिल जाता है। एक आता है आपका सरपम थुल्लम, सरपम थुल्लम, थुल्लल होता है शायद, सरपम थुल्लल होता है यहाँ, सरपम थुल्लल होता है, सरपम थुल्लल। इसके बाद आता है आपका पदायनी, पदायनी। ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके केरल के आपके प्रमुख नृत्य हैं, प्रमुख नृत्य हैं आपके मुख्य रूप से। अभी बात करते हैं जो आपका जो ये आपका जो कैकोटिकली है, ये तालियों बजा करके किया जाता है, तालियां बजा करके, ठीक है, ये आपका तालियां बजा कर किया जाता है। जो आपका उट्टन थुलाल है, इसको गरीबों की कथकली कहते हैं, गरीबों की कथकली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको जो स्टार्टिंग किया था, इसका जो स्टार्ट किया था, किसने किया था, तो आपके वो थे कुंचन नबियार, कुंचन नबियार आपके हुए, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। चकियार कुथू, आप इसमें सिर्फ इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका मंदिरों में होता है, मुख्यतः मंदिरों में किया जाता है। जो आपका कोलकली हो गया आपका केरल से है, इसमें कुछ स्पेशली जानने वाला नहीं है। और कोलकली, कोलकली मुख्यतः ये आपका कहाँ पर, ये लक्षद्वीप में भी होता है, आप इसको याद रखें, कोलकली आपका ये लक्षद्वीप में भी होता है, ये आपका लक्षद्वीप में भी होता है। सर्पम थुल्लम, थुल्लम का है, ये आपका सांपों को खुश करने के लिए होता है, सांपों को हैप्पी करने के लिए, है ना। जो आपका पदायनी है, ये आपका भद्रकाली मंदिर में होता है आपका, ये माता भद्रकाली माता को समर्पित है, और भद्रकाली मंदिर में ही आपका ये देखने को मिल जाता है, जो कि युद्ध कला नृत्य है आपका एक, युद्ध तथा कला नृत्य, युद्ध कला लिख लो, या फिर युद्ध तथा कला नृत्य लिख लो, युद्ध कला नृत्य आपका ये हो जाता है। भगवान कृष्ण के सम्मान में पारंपरिक चिक्खल कालो उत्सव किस राज्य से संबंधित है आपका। चिक्खल कालो आपने पढ़ा होगा इसको, कि आपका ये गोवा से संबंधित है। गोवा के और कुछ समझ लेते हैं। चिक्खल का मतलब होता है क्या, अब ये समझ लो, जो आपका चिखल है, इसका इसका मतलब होता है कीचड़, कीचड़, है ना, कीचड़ होता है। और आपका जो मतलब मड ऑफ फेस्टिवल में कीचड़, कीचड़ उछालो, कालो का मतलब होता है उछालो, मतलब इसमें कीचड़ की होली खेली जाती है। और इसमें इसको मड फेस्टिवल ऑफ मड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मड फेस्टिवल ऑफ गोवा, मड फेस्टिवल ऑफ गोवा इसको कहते हैं। ये स्थान इसका क्या है, ये आपका एक गांव पड़ता है गोवा में, मासेल, वहां पर आपका राधा कृष्ण मंदिर है आपका, क्या है, राधा कृष्ण मंदिर, नहीं राधा कृष्ण नहीं, माता देवकी और कृष्ण जी का मंदिर है। किसका किसका मंदिर है, तो माता देवकी, माता देवकी तथा प्रभु श्री कृष्ण जी का मंदिर है। उसी मंदिर प्रांगण में आपका ये खेला जाता है। सिगमो पता होगा आपको, आपको सिगमो पता होगा, एक आपका त्योहार है, सिगमो हो गया, फुगड़ी हो गया, ठीक है, सिगमो हो गया, फुगड़ी हो गया, और साओ जुआओ हो गया, यहाँ पर लिखो, साओ जो आओ, जो आओ, ये आपका हो गया। बांड्रम हो गया आपका, और फिस्ट ऑफ, फिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये आपका कहाँ होता है, ये भी आपका गोवा में होता है, जो कि 3 दिसंबर से आपका 3 दिसंबर को लगभग मनाया जाता है आपका। देखनी, फुगड़ी में आपको बता ही चुका, देखनी,
देखनी। अब ये समझो कि इनकी जो प्रमुख खासियत अगर इनसे जो बन सकती है, जो मैंने आपको बताया कि आपका जो ये चिक्खल कालो है आपका गुजरात में होता है, चिक्खल कालो आपका जो मड फेस्टिवल ऑफ गोवा भी कहा जाता है। जो आपका चिक्खल कालो है आपका मड फेस्टिवल ऑफ गोवा भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका एक अंगूर महोत्सव होता है, अंगूर महोत्सव, अंगूर महोत्सव। ठीक है। स्थान कहाँ है आपका? जो मासेल गांव आपका पड़ता है। मासेल गांव कहाँ पर पड़ता है? आपका जो गोवा में आपका एक गांव है मासेल गांव, वहाँ पर माता देवकी तथा कृष्ण जी के मंदिर में होता है। सिगमो एवं फुगड़ी आपका ये पड़ जाते हैं। और जो फुगड़ी नृत्य है आपका, ये फुगड़ी वाला, सिर्फ ये वाला इसको देखेंगे। फुगड़ी है आपका गणेश चतुर्थी पर गोवा में किया जाता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर ये आपका किया जाता है। जो आपका एक सनबर्न है, सनबर्न लिख लो, सनबर्न फेस्टिवल, सनबर्न फेस्ट, ये भी आपका गोवा में होता है। मैंने आपको बॉन्ड्रम बताया है, साओ जोआओ बताया है। इसमें क्या होता है, साओ जोआओ में लोग जो युवा होते हैं, जो युवा जवान लोग होते हैं, वो कुआं में कूदते हैं, कुएं में कूदते हैं, कुआं 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 में जंप कर देते हैं, जंप इनटू वेल कर देते हैं। ठीक है। और और जो आपका बॉन्ड्रम है, ये आपका एक टाइप के झंडों के साथ में मनाया जाता है। जो कि आपका बॉन्ड्रम इज लाइक, अगर जैसे आप समझिए कैसे बताए थे, जो आपका झंडों, इसके अब एक स्पेशल झंडा होता है इनका। उस झंडे को लेकर के ये आप उसका क्या होता है, दौड़ते हैं। और ये आपका जो आपका एक द्वीप है आपका पड़ता है दीवार, दीवार द्वीप, यानी कि दीवार आइसलैंड पर आपका झंडे के साथ मनाया जाता है। अब वो झंडा आपको यहाँ पर मैं बना करके तो नहीं दिखा सकता, ठीक है, और ना ही मुझको पता है कि वो झंडा कैसा होता है। अंगूर ही आपका वाइन फेस्टिवल है, वाइन फेस्ट है आपका ये, वाइन फेस्ट के नाम जानते हैं। जो आपका सनबर्न है, ये आपका एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल म्यूजिक फेस्टिवल है आपका ये। ठीक है। और देखनी वगैरह तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है। लोक नृत्य है आपका वहाँ पर, मतलब ईसाई ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप ये समझिए, जो आपकी जो द्वितीय क्या गई, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसका मॉडल क्या था? इसका जो मॉडल था वो पीसी महानुलोबिस था, महानुलोबिस मॉडल था। पीसी महानोबिस का संबंध 1949 की एक घटना से है, एक संस्था से जिसके ये अध्यक्ष थे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सी संस्था के अध्यक्ष थे। आप ये बताएंगे जो 1956 से लेकर के 1961 से 1961 तक कौन सा रहा था। तो इसमें आपकी जो प्रथम नहीं, सेकंड एफवाईपी थी, ये सेकंड एफवाईपी का कार्यकाल रहा था। इसमें इसका जो उद्देश्य था, इसमें यानी जो आपके हैवी इंडस्ट्रीज हैं, आपकी जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज पर इस पर टोटल फोकस किया गया था। इसी के दौरान आपका भिलाई, अब अब कब स्थापना हुई, ये हुई, अब ये नहीं बताऊंगा भाई मैं। ठीक है। रूस की सहायता से दुर्गापुर, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें बता चुका हूँ और आपकी बेसिक चीज़ है दुर्गापुर। और आपका राउरकेला, राउरकेला ये आपका जर्मनी की सहायता से लेके। इसमें आपका जो समाजवाद शब्द जोड़ा गया, इसी इसी के दौरान आपका समाजवाद, मतलब शब्द नहीं जोड़ा गया था, समाजवादी ढांचे को अपनाया गया था, समाजवादी ढांचे को अपनाया गया। ठीक है। पहली योजना जो आपकी थी, पहली पहली एफआईपी, उसका जो अध्यक्ष है, लाइक उसका उद्देश्य नहीं, तो एक मिनट, गरीबी में तीव्र औद्योगिकरण, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका तीव्र औद्योगिकरण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, सिर्फ उद्देश्य पूछा है। इसका जो मॉडल था, पहली योजना एफवाईपी का जो मॉडल था, वो क्या था, हाईरोड डोबर मॉडल, हाईरोड डोबर मॉडल कौन सा था, हाईरोड डोबर मॉडल था। ठीक है। और तीसरी एफआईपी गाडगिल योजना कही जाती है, गाडगिल गाडगिल योजना कही जाती है। योजना से आपको एक क्वेश्चन बनता है योजना अवकाश का, तो योजना अवकाश कब से कब तक रहा, या फिर जो प्लान हॉलीडे या फिर योजना अवकाश 1966 से लेकर के 69 के समय को आपका ये कहते हैं। और एक मिनट, तीसरी जो आपकी थी, तीसरी गाडगिल थी, और चौथी जो आपकी चौथी थी, चौथी आईवी
ये आपका चौथे भी गाडगिल योजना पर आपकी आधारित थी। रोलिंग प्लान आपका कब आया? रोलिंग प्लान 1978 से लेकर के 80 के समय के बीच में गुन्नार मिडाल ने, कौन थे आप? ये गुन्नार मिडाल, इन्होंने इसका आपका वो दिया था। सरकार कौन सी थी भारत में? जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार उस समय लीड कर रही थी, कांग्रेस हार गई थी, इसीलिए जनता पार्टी ने उसको रोक करके रोलिंग प्लान लाया था। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? जो आपका हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका कर्नाटक हो जाएगा। अब आप ये समझेंगे कि जो कर्नाटक में आपकी नदी बहती है कि तुंगभद्रा, कौन सी नदी है? तुंगभद्रा, ये उसी नदी के किनारे आपका ये खंडहर बसे हुए हैं। इसका जो साम्राज्य, किस साम्राज्य से इसका संबंध है? इसका साम्राज्य किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य, विजय नगर साम्राज्य से इसका संबंध है। ये 1336 से लेकर के 1646 के मध्य विजयनगर की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, राजधानी हुआ करती थी। 1986 में 1986 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ठीक है, जो आपका 50 का नोट है, 50 रुपए का जो नोट है आपका, उस पर आपका ये वर्णित है, नहीं मतलब प्रिंटेड है, मतलब स्टोन चैरियट यानी कि जो पत्थर का रथ है, पत्थर का रथ, हम हम्पी का ही है वो पत्थर का रथ, वो वहां पर मुद्रित है या फिर वहां पर प्रिंटेड है। ये वहां पर आपका प्रिंटेड देखने को मिल जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी का सबसे पुराना मंदिर है। हम्पी की जो उसी के अंतर्गत आते हैं। हम्पी यार लेके जाओ मेरे भाई। हम्पी का पुराना तथा जो अभी अभी वर्तमान में चालू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पुराना था सक्रिय, सक्रिय मंदिर। विट्ठल मंदिर, जो आपका विट्ठल मंदिर है, ये क्या है? यहाँ पे आपके जो 56 ऐसे पोल लगे हुए हैं, यानी कि ऐसे पिलर्स लगे हुए हैं जो आपका संगीतमयी है, यानी कि संगीतमयी खंभे हैं जो आपके संगीत को मतलब निकालते हैं। कहने का मतलब है आप उसको जब ऐसा पीटेंगे ना, उसको ऐसा ऐसे ऐसे करके मारेंगे, तो वहाँ से एक प्यारी सी नॉइज निकलेगा, जिसको हम आपका 56 पिलर ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं, जो कि आपका विट्ठल मंदिर है। विट्ठल मंदिर का संबंध किससे है? तो विट्ठल मंदिर का संबंध आपका जो आपका प्राचीन शहर हम्पी है, हम्पी के खंडहर से तो नहीं कह सकते, बट हाँ हम्पी, हम्पी के अंतर्गत ही आपका आता है। ठीक है, और इससे आप एक मिनट, और आप क्या करते हैं? एक हम्पी हम्पी अगर हम्पी के ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर आपका एक कमल महल है। कमल महल, जिसकी शैली कैसी है? जिसकी शैली इंडो इस्लामिक है, इंडो इस्लामिक है, इंडो इस्लामिक है। आपका एक आता है जहां पर राजा आपका ऊपर जो लाइक एक टाइप मंच टाइप का होता है, जिसको महानवमी डब्बा कहते थे। महानवमी डब्बा, महानवमी डब्बा कहते थे। यहाँ पर राजा ऊपर खड़ा होकर सारे कार्यक्रम अपने देखता था और उत्सव देखा करता था। उत्सव तथा अन्य, उत्सव तथा अन्य कार्य देखता था। कार्यक्रम लिख लो, कार्यक्रम देखता था। 1565 में युद्ध हुआ, कौन सा? तालीकोटा का, तालीकोटा के, इसको तालीकोटा के साथ में इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षस तांगड़ी, राक्षस तांगड़ी, जो कि दक्कन, दक्कन के सल्तनत, दक्कन के जो सरदार लोग थे, दक्कन के राजाओं ने हम्पी को नष्ट कर दिया आपका आक्रमण करके। ठीक है, चलिए। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति के पास असीम शक्ति होती है, वो क्या कहलाता है? देखो, एक व्यक्ति के पास, यानी कि गणतंत्र होगा नहीं, तो
लोकतंत्र बिल्कुल नहीं होगा, और निरंकुश शासन आप कह सकते हैं। ओलिगार्ची यानी कुलीन तंत्र भी आप उसका नहीं होगा, यानी कि एक तंत्र जहां पर सिर्फ एक तंत्र के पीछे, यानी कि जहां पर ऑटोक्रेसी हो, वहां पर आपका हो जाएगा। ओलिगार्ची क्या होती है, जो आपकी ये गिने चुने अमीरों के द्वारा, गिने चुने अमीर जो हैं उसी देश को अगर चलाएं तो उसको ओलिगार्ची कहते हैं, या फिर कुलीन तंत्र कहते हैं। जो आपका एक प्लूटोक्रेसी आता है, यहाँ पर नहीं लिखा है बट यहाँ पर लिखेंगे आप, अमीरों द्वारा। अब आप कहेंगे भैया ये तो कम कॉमन कॉमन सा होगा, गिने चुने अमीर और अमीर, इसका क्या मतलब हुआ? अमीरों द्वारा सरकार को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। और जो कुलीन तंत्र है, यानी कि कुलीन तंत्र होता है मतलब कुलीन वर्ग, या तो अमीर या फिर शक्तिशाली वर्ग, शक्तिशाली वर्ग, अगर वो आपका किसी देश का शासन चला रहा है तो वहां पर आपका प्लूटोक्रेसी हो जाएगा। ठीक है। थियोक्रेसी क्या होता है, यहां पर लिखेंगे, थियोक्रेसी होता है पुजारी तथा धार्मिक लोगों के द्वारा, पुजारियों तथा धार्मिक, यार धार्मिक लिखना है मेरे को, धार्मिक लोगों के द्वारा अगर आप कहीं ऐसा किया जा रहा है तो आपका वो थियोक्रेसी आ जाएगा। एनार्की क्या होता है, एनार्की जहां कोई सरकार ना हो, कोई कोई सरकार ना हो। मोनार्ची क्या होता है, यानी कि हम जिसको राजतंत्र कहते हैं, मोनार्ची यहां पर लिखो, मोनार्ची राजा या फिर रानी का शासन हो, वंशानुगत, राजा का बेटा ही राजा बनेगा उसको मोनार्ची कहते हैं, या फिर राजतंत्र कहते हैं, वंशानुगत शासन आपका ये कहलाता है। फेडरेशन क्या होता है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। डायरकी क्या होता है, द्वैत शासन होता है। ठीक है, चलिए, कौन सा वेद जादुई मंत्रों और वशीकरण से संबंधित है? बहुत बार बताया है कि जो आपका अथर्ववेद है ये आपका जादुई मंत्रों, वशीकरण और जो आपके लाइक काला जादू वगैरह टोना टोटका हो गया होगा, अथर्ववेद में मिलता है। सामवेद में क्या मिलता है आपको? सामवेद में आपका म्यूजिक मिलता है, इंडियन म्यूजिक, या फिर म्यूजिक लिख लो डायरेक्ट, आपका म्यूजिक देखने को मिल जाता है। जो अथर्ववेद है ये सबसे नया वेद है। क्या है ये? सबसे नया वेद है, और इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, ये आपका ब्रह्मवेद है। आपका काला जादू हो गया, इसमें रोग निवारण हो गया, वशीकरण हो गया, ब्लैक मैजिक वगैरह जो होते हैं ना, ये सारे इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की, यहाँ पर अगर हम बात कर लें ऋग्वेद की, तो आपका जो ऋग्वेद है ये आपका सबसे पुराना है, सबसे पुराना। मंडल कितने हैं इसमें? इसमें आपके 10 मंडल देखने को मिल जाते हैं। सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गायत्री मंत्र इसी में है। जो आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र इसी के आपके जो तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल, उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। और जो सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता, सोम देवता का वर्णन आपको 9वें मंडल में देखने को मिल जाता है। ठीक है। यजुर्वेद में आपका कर्मकांड देखने को मिलते हैं, पूजा पाठ की विधियां देखने को मिलती हैं। कर्मकांड, कर्मकांड देखने को आपका यजुर्वेद में मिल जाता है। और जो हाँ, यहाँ पर जो आपके कर्मकांड है वो गद्य तथा, मतलब कर्मकांड तो देखने को मिलता है और साथ में गद्य तथा पद्य, पद्य पद्य, यहाँ पर दोनों का संकलन देखने को मिलता है। यानी कि आपका जो यजुर्वेद है आपका गद्य तथा पद्य दोनों में आपका ये लिखा गया है। जो आपका सामवेद है, लाइक यहाँ पर ये आपका म्यूजिक का है, यहाँ पर आपका ध्रुपद, ध्रुपद, धामार, यहीं से आपके निकले हैं। भारतीय भारतीय संगीत के जनक के रूप में हम सामवेद को जानते हैं। अब आप ये बताएंगे जैसे आपके उपवेद कौन से हैं, यहाँ पर आप उपवेद, उपवेद के बारे में समझें, एक बार पढ़ें, अच्छे सा पढ़ें। उपवेद, उपवेद में हम पहला लिखेंगे ऋग्वेद,
ऋग्वेद आपका आता है आपका यजुर्वेद, आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद आप सामवेद लिख लेंगे यहाँ पर, सामवेद लिख लेंगे। सामवेद के बाद आप लिखेंगे अथर्ववेद। अथर्व लिख गया है फिलहाल, अथर्व, चलो रब कर देते हैं इसे। और अथर्व वेद, इनके जो उपवेद हैं वो कौन कौन से हैं, उन पर हम एक मोटी सी नज़र या फिर एक कहें पैनी नज़र फेंक के मारेंगे। तो आपका जो आयुर्वेद है चिकित्सा से संबंधित, वो ऋग्वेद का ही उपवेद है, चिकित्सा, चिकित्सा। ठीक है, तो आपका ये चिकित्सा संबंधित है। जो आपका यजुर्वेद है इसको हम धनुर्वेद भी कहते हैं। धनुर मतलब धनुष, तो धनुर्वेद का मतलब हो जाएगा युद्ध कला। जो आपकी युद्ध कला है वो आपका यजुर्वेद में देखने को मिलती है। युद्ध कला का वर्णन आपका यजुर्वेद में देखने को मिलता है। सामवेद आपका गंधर्व वेद है। यक्ष गंधर्व लोग कब खुश होते हैं, खुश होकर डांस करने लगते हैं। डांस कब होता है, जब आपका म्यूजिक बजता है, यानी कि संगीत, संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद आपका शिल्प वेद है, शिल्प वेद है अथर्ववेद। शिल्प वेद मतलब स्थापत्य कला वगैरह इसमें आपको देखने मिल जाता है। स्थापत्य, स्थापत्य आपको देखने को मिल जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में समझ लेते हैं। जो आपका जैसे आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, सभी तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना आगे क्वेश्चंस बनेंगे तो वहाँ पर बता देंगे, क्या ही दिक्कत है। लाइक जो अथर्ववेद है इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। लाइक यहाँ पर लिखेंगे अथर्व, अरे यार अथर्व, इसका है आपका गोपथ, गोपथ। सभा तथा समिति का संबंध किससे है, सभा तथा समिति, इसका संबंध किससे है। तो आपके प्रजापति जो थे आपके, लाइक यहाँ पर देखेंगे जैसे, हाँ, जो आपके सभा तथा समिति कौन है, ये दो पुत्रियां हैं। किसकी पुत्रियां हैं, ये आपकी दो पुत्रियां हैं। किसकी, प्रजापति की। इसका वर्णन किस में मिलता है, इसका वर्णन आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाता है। इसका वर्णन आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाता है। कावेरी डेल्टा में सत्ता रखने वाले मुत्तराइयार किस राजवंश के सामंत थे। जो मुत्तराइयार थे आपके कांचीपुरम के पल्लव थे। ठीक है, किस लाइक आपका कांचीपुरम के पल्लव, पल्लव राजवंश। कांचीपुरम की राजधानी, पल्लव की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी। तो कांचीपुरम के जो पल्लव राजवंश थे आपके, पल्लव, वो आपका हो गया। तो जो पल्लव थे ये लोग कहाँ से, इनका जो बेस था, इनका जो बेस था वो चोल साम्राज्य से था। क्या था, इनका जो रूट्स थी वो आपकी चोल साम्राज्य से थी। ठीक है, और चलो यहाँ पर लिखेंगे विजयालय। पहले आप लिखेंगे यहाँ पर विजयालय। इसके जो विजयालय कौन थे, ये चोल वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के, चोल वंश के संस्थापक इन्होंने ही जो आपके जो मुत्तराइयार थे इनको हरा दिया था। जो कि कहाँ के राजा हुआ करते थे, कहाँ के राजा थे, जो कि आपके तंजौर के, तंजौर के राजा हुआ करते थे। जो आपके चोल यानी विजयालय ने किसको हराया था, हराया था मुत्तरई को। मुत्तरी को हरा करके, कब हराया था, 850 ईस्वी में हराया था, हराया और उनको अपने अधीन कर लिया। उपाधि की बात कर लें, विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, नरकेसरी। नरकेसरी की उपाधि धारण की और एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर का नाम क्या था, क्या आप बता सकते हैं हमको, क्या आप बता सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा नाम है उसका मंदिर। चलिए आप इसका नाम बताएंगे, ठीक है, आप इसका नाम मुझको बताएंगे। जो पांडे लोग थे, पांडे, इनकी राजधानी क्या थी, और सामंत, सामंत क्या, इसमें कुछ नहीं बताना, सामंत बता चुका मैं आपको। और चोल प्रशासन, चोल प्रशासन क्या है आपका, राज राज प्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज राजा प्रथम, इनका संबंध किससे है। और जो नटराज, आपके नटराज है, इनका संबंध आपका किससे, और इनके प्रमुख कार्य क्या थे।
जैसे ये समझ पांडे की जो राजधानी हुआ करती थी वो आपकी आपकी लाइक मदुरै इनकी राजधानी हुआ करते थे, मदुरै। ठीक है, मदुरै इनकी राजधानी हुआ करती थी और इनका जो प्रतीक था वो आपका मछली हुआ करता था, मछली इनका प्रतीक हुआ करता था। जो आपके राज राजा प्रथम थे, राज राजा प्रथम, राज राजा प्रथम, राज राजा ऐसे लिख लो यहाँ पर, राज राजा प्रथम थे, इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जो कि चोल वंश के ही थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का। जो आपके नटराज थे ये थे मतलब थे नहीं, ये आपकी यहाँ से ये मूर्ति है, किसकी, कांसे की मूर्ति है, जो कि आपका चोल वंश की मानी जाती है, चोल वंश से इसका संबंध माना जाता है। और ये आपका नटराज यानी शंकर जी की आपका मूर्ति है। इसमें इतना ही फैक्ट बताने वाले हैं। और पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो इसको द सॉरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, यहाँ पर री डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो आपका मेघनाथ देसाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम कुछ अन्य बुक्स के बारे में बात करें तो आपका जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये आपकी इनकी मैं बता चुका आपको। इंडिया विंस फ्रीडम, पहले आप लिखो ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको किसने लिखा। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा। द आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखा, द आइडिया ऑफ इंडिया, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, इग्नोलोरियस एम्पायर, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आर्गुमेंट TATIVE इंडियन, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट CHILDREN, मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके अलावा आप खुशवंत सिंह की एक बुक आती है आपकी, काफ़ी फेमस है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। इनके सभी के हम लेखकों के नाम एक बार लिख लेंगे यहाँ पर। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको पीटी नेहरू ने ही लिखा था, किसको, बेटी इंदिरा को पीटी नेहरू जी ने ही लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद लिखा था। द आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलनानी ने लिखा था, सुनील खिलनानी। एन एरा ऑफ डार्कनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर जी ने लिखा था, किसने लिखा था, शशि थरूर जी ने लिखा। और इनकी एक बुक आती है, काफ़ी इनकी वैसे बुक आती हैं, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू। इग्नोरियस एम्पायर जो लिखा था, इसको भी आपका शशि थरूर ने ही लिखा था। इग्नोरियस एम्पायर, इग्नोलोरियस जो आपका एम्पायर है, ये भी आपका शशि थरूर ने लिखा था। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, इसको अमर्त्य सेन ने लिखा था, अमर्त्य सेन ने इसको लिखा था। मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको सलमान रुश्दी ने लिखा, सलमान रुश्दी ने लिखा। और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा, खुशवंत सिंह। इनके आपके प्रमुख थे। अभी बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली बात ये समझ लेते हैं, जो आपका SM पंडित थे, इनकी रक्त कल्याण बुक है, याद रखेंगे। हर्ष मांडर जो थे, इनकी लुकिंग अवे और लॉकिंग डाउन द पुअर, लॉकिंग डाउन द पुअर एंड लुकिंग अवे, ये हर्ष मांडेर की थी। फिर आपका पेरुमल मुरुगन, ये आपकी पुंछी और प्यारे, पुंछी और प्यारे इनकी आपकी बुक हो जाती है।
वाल्मीकि की हो जाएगी युद्ध कंदान हो जाएगी, कंदाम हो जाएगी। और विनायक दामोदर सावरकर की 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसने लिखी थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखी थी। लाला लाजपत राय जी ने यंग इंडिया लिखी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसको लिखी। कविता काने ने लिखा अहिल्याज अवेकिंग। और शकुनी मास्टर ऑफ द गेम इसको किसने लिखा? कविता काने जी ने लिखा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा जीवन चरित्र लिखा। और जो वेद मेहता थे इन्होंने आपका द वेद मेहता रीडर और फेस टू फेस ये आपके हो जाते हैं। कम से कम मैंने इसमें आपको 30 नहीं तो करीब 20-25 बुक्स के नेम तो बता ही दिए हैं, और यहाँ से चीज़ें क्या होंगी, फंस जाएंगी। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में आपका स्थित है? ये आपका राज्य पड़ जाता है गुजरात में। तो आप ये किस राज्य में है? तो आपका ये गुजरात राज्य में पड़ जाता है। ये आपका गुजरात का एक क्या है? ये आपका पहली बात तो ये समझिए, जो गुजरात में आपके पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये उसकी पुरानी राजधानी हुआ करती थी गुजरात की। गुजरात की पुरानी राजधानी है। कब? 1900 में? नहीं, राजाओं के समय इसको। और ये जो आपका, एक मिनट, और जो आपका, एक मिनट, जो आपका चंपानेर, जो आपका चंपानेर है ना, ये चंपानेर, ये पहले आपकी राजधानी इसकी हुआ करती थी। इसको बसाया किसने था? इसको बसाया किसने था? तो महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा ने इसको बजाया था नहीं तो मतलब बसाया था। यहाँ पर आपका चंपानेर में ही आपका जामा मस्जिद, दिल्ली वाली नहीं, यहाँ पर दूसरी है, जामा मस्जिद तथा काली माता का मंदिर है, यानी कि कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका ऐड हुआ है। जो आपकी रानी की वाव बनी हुई है, रानी की वाव, ये कहाँ पर है? ये गुजरात के पाटन में ही है। कितने रुपए की नोट पर है? 100 रुपए की नोट पर ये आपका उस पर बनी हुई है। गुजरात में ही आपका एक साइट है धौलावीरा। क्या है? आपका धौलावीरा है। यहीं पर आपका अहमदाबाद है। अहमदाबाद का महत्व क्या है, क्यों बता रहा हूँ आपको, ये तो पता ही होगा, अभी बताता हूँ आपको। अहमदाबाद के बाद अगर आप, जैसे आप माने लोथल, लोथल भी आपके यहीं का साइड पड़ जाता है, जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख साइट था लोथल। अभी समझिए इनके बारे में। तो आपका रानी की वाव 100 रुपए की नोट पर है। जो आपका धौलावीरा है, ये हड़प्पा कालीन शहर है, जो कि अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, जो कि आपका 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका बना हुआ है। लाइक यहाँ पर यूनेस्को स्थल, SCO यूनेस्को स्थल आपका बना है, जो कि 40वें नंबर का है। 43वें नंबर पर कौन सा था? जो कि असम का था। असम का कौन सा? मोदियाम, मोदियाम था। यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर एक टाइप का एक कब्रिस्तान था, ठीक है, मतलब एक घर टाइप का था, घर या नहीं, एक बहुत टॉम टाइप का, उसमें आपका एक अपना कब्रगाह थी, यहाँ पर लाशें दफनाई जाती थी। अहमदाबाद, अहमदाबाद की बात करें तो भारत का जो पहला विश्व धरोहर स्थल बना वो कहाँ से बना? भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल नहीं, शहर, हाँ स्थल बता रहा हूँ, शहर, जो कि 2017 में बना। जो आपका लोथल है, यहाँ से आपका बंदरगाह मिला था, बंदरगाह, ठीक है, बंदर। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। जो आपका गिर नेशनल पार्क है, इसकी बात चली है तो आपका ये भी पूछ सकता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका गिर नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ जाता है? ये भी आपका गुजरात में ही पड़ता है, जो कि एशियाई शेरों का एकमात्र घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशियाई शेरों का
एकमात्र घर कहा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे एशियाई शेरों का एकमात्र घर आपका ये कहा जाता है। और मोढेरा वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप ये बताएंगे जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार कौन है? वो है आपके राम सुतार। राम लैग कर रहा है थोड़ा सा। राम सुतार आपके इसके हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करें क्योंकि भी लैग कर रहा है हल्का सा। अभी बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका पड़ जाता है 31। खुरदरी अंतः प्रद्रवी जलिका, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी कि RER पर क्या होता है? तो आपका जो राइबोसोम है ये वाला, यही उत्तर आपका सही देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जो आपकी RER है, इनका काम क्या होता है? ये आपका जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन इसको संश्लेषित करती है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं आपके। प्रोटीन संश्लेषण का काम आपका RER करती हैं। एक आपका होता है SER। एस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर एस का मतलब हो जाएगा स्मूथ, बाकी ER का मतलब वही होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपकी SER है, ये क्या करती हैं? ये आपका लिपिड जो वसा रहती है आपकी, वसा, ये वसा का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? वसा का संश्लेषण करते हैं। और जैसे कोई जहर हो गया आपका, आपके शरीर में गया, तो उसको जो कम करेगा, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको क्या जाना जाता है? ये जाना जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपका SER ही जाना जाता है। अब लिखेंगे राइबोसोम। अब लिखेंगे राइबोसोम। अब लिखेंगे राइबोसोम। थोड़ा आराम से ही चलेंगे क्योंकि तेजी से लिखने पर ये लैग कर जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहते हैं? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। 2x पे लगाकर ही पढ़ेंगे भाई, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम इसको जानते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री कहें या फिर पैलाडे पार्टिकल्स या फिर पैलाडे कण कहें। ये आपका जो बनता किससे है? जो आपका ये राइबोसोम होता है आपका RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, जब इनका संचय होता है, जब ये आपस में मिक्स होते हैं, तभी आपका वो क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? यहाँ पर लिखो लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं या फिर आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली फालतू में हवा बना रखा है, क्योंकि जब ये फटती हैं लोगों का कहना है कि आदमी मर जाता है, लेकिन ये फटती बहुत सी होती हैं। और ये सब आदमी मरेगा तब जब पॉसिबल ये हो कि सारी थैलियाँ एक साथ फट जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आगे पीछे फटती हैं। ठीक है। इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, यानी कि इसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। आपका लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपका पाया जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस, हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसमें क्या होता है? डीएनए, डीएनए में ये संश्लेषित होता है, और जो इसकी ऊर्जा बनती है
एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, यानी कि रिक्तिकाएं क्या होती हैं? वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स होते हैं, अभी क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है किसमें? रेलवे एलपी में पूछा गया। जो आपके सबसे बड़े वैक्यूल्स होते हैं ये आपके किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में सबसे बड़े बड़े पाए जाते हैं। ठीक है, पादप, अभी परसों वाली शिफ्ट में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में, पादप कोशिकाओं में आपका सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? जो आपके टर्ग टर्ग प्रेशर, यानी कि TURGER, टर्गर प्रेशर, ये उसको कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं आपको टर्गर प्रेशर बताऊं। ठीक है, अब ये बताएंगे कि जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वो किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में या फिर जंतु कोशिकाओं में? कोशिका भित्ति किस में उपस्थित रहती है? पादप। जो आपकी पादप कोशिकाएं हैं, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाई जाती है। ठीक है, केवल पौधों में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है? आपका सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और यहाँ पर लिखेंगे सेल्यूलोज की बनी होती है। और चिटिन, ये चिटिन या फिर काइटिन, काइटिन तथा कवक। काइटिन आपका एक प्रकार का कवक है, जो कि आपका सेल्यूलोज, कवक तथा और बैक्टीरिया, इनके सबके मिलकर के बनी हुई होती हैं। मतलब बैक्टीरिया इनमें से भी पाई जाती हैं। ठीक है मिल करके बनी नहीं होती हैं। ये आपका पादपों, जो आपके पौधे होते हैं ना, पादपों में सेल्यूलोज के रूप में पाई जाती है, और कवक में पाई जाती है काइटिन के रूप में, तथा आपका जो एक बैक्टीरिया होता है उसमें भी कुछ पेप्टा करके होता है, उसमें पाई जाती है। ठीक है, जो आपका कोश केंद्रक है, केंद्रक क्या होता है? कोशिका का ब्रेन होता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। अभी आगे बढ़ते हैं। जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति के मुख्य श्रमिक माना जाता है, मुख्य श्रमिक माना जाता है यदि वह वर्ष में कम से कम 183 दिन तक कार्य करे। वो अगर 183 दिन तक कार्य करता है, यानी कि लगभग लगभग 6 माह, ये 6 माह भी आ सकता है आपके पेपर में, तो 6 माह आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। मैंने आपको बताया कि आपका जो मुख्य श्रमिक है, मुख्य श्रमिक 183 दिन होता है। इसी तरीके से आपका मार्जिनल वर्कर क्या होते हैं, यहां पर लिखेंगे, यानी कि सीमांत। मार्जिनल वर्कर जो 183 से लेस काम करते हैं, 183 से कम कार्य करे एक साल में, उनको कहते हैं सीमांत श्रमिक। जो आपके गैर श्रमिक क्या होते हैं? गैर श्रमिक क्या होते हैं? गैर श्रमिक कौन होते हैं? ये होते हैं जो आपके आर्थिक कार्य ना करें, कार्य ना करें और इनको पैसा मिले। तो आपका आर्थिक कार्य जो ना करें और इनको पैसा मिले, जैसे आपका लाइक स्टूडेंट्स हो गए, छात्र हो गए। ये क्या लिख रहा हूँ यार, आपके जो छात्र हैं और जो महिलाएं हैं, आपकी जो गृहिणियां हैं, गृहिणी लिखे, महिलाएं नहीं, गृहिणी महिलाएं हैं आपकी, ग्रहणा भी हो सकता है, ग्रहणा पुरुष। और जो आपके भिखारी हैं, क्या काम करते हैं? ये नहीं करते हैं, वो आपके गैर श्रमिक है, मतलब वो श्रमिक नहीं है, क्या है? गैर श्रमिक है। WPR क्या है? WPR को हिंदी में कहते हैं कार्य का कार्य कार्य। P फॉर होता है प्रपोर्शन, R फॉर होता है रेशियो, यानी कि WPR यानी कि कार्य। हिंदी में क्या होगा? वर्क प्रोपोर्शन रेशियो। तो आपका W से कार्य हो गया, प्रोपोर्शन से आपका सहभागिता, सहभागिता दर। ये क्या होती है, आप इससे क्या समझते हैं? आपकी मान लो आबादी 100 है, इस 100 में आपके 30 श्रमिक हैं, तो 30% आपका WPR हो गया। कितना हो गया? WPR, यानी कि प्रति 100 लोगों पर आपके कितने श्रमिक हैं, इसको देखा जाता है, यानी कुल आबादी में श्रमिकों का प्रतिशत देखा जाता है। आश्रित आबादी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आप समझिए। जो आपकी आश्रित आबादी है, आश्रित आबादी आपके जो 14 से लेकर के 64 वर्ष तक के हैं, 14 से 64 वर्ष नहीं, सॉरी, ये तो मैंने उल्टा बता दिया, चलो कोई बात नहीं। आपकी जो आश्रित आबादी है
वो आपकी 0 से लेकर के 14, फिर आपका 64 से लेकर के 64 से लेकर के नहीं 60+, 60+ ये आपका आश्रित आबादी हो जाती है। ये जो है आपका, ये है कार्यकारी आबादी, कार्यकारी आबादी। इसमें अभी थोड़ा सुधार करना है आपको, इसको 15 कर लो, 15 से 59 साल। बेरोजगारी का डेटा कौन सी संस्था जारी करती है? बेरोजगारी, पहले ये संस्था हुआ करती थी NSSO, जो कि अब हो चुकी है NSO। जो NSSO और CSO किस वर्ष विलय कर दिया गया था, आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रछन्न बेरोजगारी क्या होती है, आप इसको समझें। कैसे लिखा जाएगा? प्रछन्न, प्रछन्न बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी। ये कहाँ पर होता है? ये मुख्यतः कृषि में देखी जाती है। ठीक है, जो आपकी उत्पादकता रहती है, मान लो कहीं पर 2 लोगों का काम है, वहां पर 8 लोग लगे हैं, तो जो 6 एक्स्ट्रा लगे हैं, यही आपकी क्या है? प्रछन्न बेरोजगारी है। मनरेगा क्या देता है आपको? 100 दिन की कार्य की, मतलब काम की गारंटी देता है, जो कि अब इसका नाम जीवी रामजी बिल हो चुका है। जीवी रामजी, जीवी रामजी हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, आराम आराम से चीज़ें चलते रहेंगे और हम आप तक एक अच्छा और स्मार्ट कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। किसी बड़े हॉल में दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का बने रहना क्या कहलाता है? लाइक आप बहुत बड़े हॉल में खड़े हैं, आपने बोला हेलो 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 हेलो, तो ये जो हेलो 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 ये ऐसा आ रहा है ना, ये क्या है आपका? ये होता है रिवर्ब्रेशन। यानी कि रिवर्ब्रेशन का मतलब होता है अनुरणन, अनुरणन होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। मतलब आप, ये हॉल है आपका, यहाँ ये ऐसे आप यहाँ से खड़े, यहाँ से आवाज़ गई, यहाँ से टकराई, ऊपर छत से टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई आपकी, जब यहाँ आएगी तो आपको सुनाई पड़ेगी। वो क्या होगी? वो आपको सुनाई पड़ेगी। प्रतिध्वनि क्या होती है? इको। आपकी जो आवाज़ है आप तक स्पष्ट रूप तक आ जाए, है ना, तो वो होती है आपकी इको। इको की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी अगर इसकी पूछ लिया जाए, इको आने की न्यूनतम दूरी, लाइक स्रोत ही आप यहाँ पर हैं और आपकी ये दीवार यहाँ पर है, अगर आप यहाँ से बोलेंगे कुछ, इसकी और इसकी बीच की दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। ये होती है इसकी न्यूनतम दूरी, यानी कि 17.2 मीटर दूरी होनी चाहिए, तभी आप उसको इको की कैटेगरी में आप इसको डाल पाएंगे। ठीक है, और ठीक है, मैंने इसको बता ही दिया क्या होता है। अभी बात कर लेते हैं आपका जो अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है। अनुनाद, ये यहाँ पर रेजोनेंस लिखा हुआ है, अनुनाद ये क्या होता है? लाइक बाहरी कोई आवाज है, जैसे आप मान लो ये आपका हॉल है कोई, जैसे आपका हॉल है और ये आप अंदर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर हंस रहे हैं ऐसे बैठ के, ये पंखा साफ कर रहे हैं आप यहाँ पर। अनुनाद क्या है? मान लो अब यहाँ पर एक पुल है, यहाँ पर एक पुल है ऐसे, इसको क्या किया जा रहा है? इसको डिमोलिश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? डिमोलिश किया जा रहा है। इसको जब आप तोड़ा गया, आप इसको साफ कर रहे, तो ये भी इसी समय टूट गया। क्या हुआ? ये इसी समय आपका ये भी टूट गया। जब ये मान चलो यार, ये एग्जांपल सही नहीं मुझे लग रहा है। पंखा साफ कर रहा है, ये नहीं सही लग रहा है मुझको। आप ये समझिए कि आपकी खिड़कियां लगी हुई हैं, खिड़कियां, ये आपकी कांच की खिड़की लगी हुई है, और ये टूटा जब आपका, इसके टूटने के साथ में ही आपका जो कांच की खिड़की थी वो भी टूट गई। कांच की खिड़की थी वो भी टूट गई। तो इसी की क्रिया को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कहते हैं, या फिर हम अनुनाद कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है इसकी प्रकृति जो थी टूटने की, यानी कि इसमें वाइब्रेशन आया इसके साथ में, आवाज के साथ में, और आया इस खिड़की को हिट किया, जिससे ये खिड़की भी टूट गई। तो ये क्या है? यही आपका अनुनाद है। ठीक है, सोनार क्या होता है? सोनार, सोनार क्या है? एक टाइप की पराश्रव्य किरणें होती हैं,
परास्रव्य विकिरणें होती हैं जो आपका पानी की गहराई तथा पनडुब्बियों में यूज किया जाता है। पानी की गहराई मापने में तथा आपका ये पनडुब्बियों में आपका यूज किया जाता है। जो आपका ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में पाई जाती है, ठोस में। और ठोस में कौन सा आपका, जो आपका स्टील होता है, सबसे ज्यादा आपका स्टील और एल्यूमिनियम, लिख लेंगे आप, स्टील और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा आपका ध्वनि की चाल पाई जाती है। अगर निर्वात है, कहीं पर जीरो जीरो निर्वात है, यानी कि यहाँ पर वैक्यूम है, तो वैक्यूम में आपका जो स्पीड रहेगी, ध्वनि की चाल रहेगी, वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अगर हवा चल रही है तो वहां पर आपका 343 मीटर पर सेकंड, ये लगभग लगभग में ऐसा रहता है, 343 मीटर पर सेकंड में आपका रहता है। अभी समझेंगे डॉपलर प्रभाव क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट होता है जब आप मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और ये आपकी ट्रेन की पटरी है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ट्रेन आ रही है हॉर्न देते हुए, पी, तो यहाँ से हॉर्न देते हुए आई, तो क्या हुआ था, यहाँ पर जब दूर थी तो क्या था, आपकी उसकी आवाज स्लो थी। जैसे 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 पास आती गई, इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ती गई। तो और फिर यहाँ यही तो एक यहाँ पर पीक पॉइंट होगा जब इसका वॉल्यूम जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। थोड़ा सा पहले होता है फिलहाल, है ना, जब इसके साउंड का फ्रंट आपसे थोड़ा सा पहले होता है। और फिर ये जैसे जैसे दूर जाती जाएगी, आपकी क्या होगी, ये धीमी सुनाई देती जाएगी। यही होता है आपका डॉपलर प्रभाव। ठीक है। जो आपकी साउंड की प्रबलता रहती है, यानी कि लाउडनेस रहती है, वो किस पर निर्भर करती है, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। और आयाम की जो इकाई रहती है वो रहती है आपकी डेसिबल। क्या रहती है भैया, डेसिबल रहती है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है। जो आपका व्यापार संतुलन है यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको हम BOT के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो आपका सरकारी बजट घाटा ये नहीं होगा, विदेश मुद्रा भंडार ये नहीं होगा, और ये आपका हो जाएगा अंतर आय और व्यय, निर्यात और आयात, ये भी नहीं होगा। आपका ये हो जाएगा व्यापार संतुलन। जब निर्यात और आयात होता है तो उनके बीच में जो कुल अंतर होता है उनके मूल्य में, लाइक मान लो आपने एक्स का निर्यात किया, वाई का आयात किया। निर्यात आपने 10 रुपए का किया, आयात आपने भाई 8 रुपए का किया। तो इसका जो अंतर है, ये दो रुपए, यही आपका व्यापार संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यापार संतुलन कहलाता है। इसको और अब करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ने में ज्यादा सही रहता है। चलो, व्यापार अधिशेष क्या होता है, पहले आप ये सोचिए व्यापार घाटा कब आता है। मैंने आपको बताया घाटा कब आता है, जब आयात ज्यादा होगा निर्यात से, व्यापार घाटा। वही चीज यहाँ पर लिखी थी, व्यापार घाटा। जो 2 रुपए जो था वो व्यापार घाटा आ जाता है जब आपका आयात होता है, कब, जब आपका ज्यादा हो जाता है, आयात ज्यादा हो जाता है निर्यात से, वो होता है आपका व्यापार घाटा होता है। जो आपका ये BOT होता है, ये किन चीजों पर लगता है, जो आपकी चीजें दृश्य होती हैं, दृश्य वस्तुओं का, इसी पर लगता है व्यापार संतुलन, दृश्य वस्तुओं का आयात तथा निर्यात। दृश्य वस्तुओं का आयात तथा निर्यात होता है, लाइक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कि दृश्य चीजें हैं, लाइक आपका गैस नहीं होगा, गैसेस पे आपका व्यापार घाटा नहीं लगता है। व्यापार अधिशेष क्या होता है, व्यापार अधिशेष मतलब होता है फायदा होना या फिर बचना। अधिशेष, शेष, आप इससे समझो, शेष होता है यानी कि बच जाना। जब आपका अधिशेष क्या है, व्यापार अधिशेष यहाँ लिखेंगे, अधिशेष लिखेंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। जब आपका निर्यात ज्यादा होता है, जब आपका निर्यात ज्यादा होता है किससे, आयात से। ठीक है, ये आपका होता है अधिशेष, यानी कि निर्यात आयात।
निर्यात जब ज़्यादा हो जाए आयात से, व्यापार से, आपको समझ में आया। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, यहाँ पर समझेंगे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। इसमें आपका जो दृश्य वस्तुएं हैं प्लस अदृश्य वस्तुएं हैं, और प्लस जो आपकी पूंजी है, पूंजी अंतरण का मतलब होता है लोन, लोन कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब शामिल मिलके आप ये सब शामिल होकर के क्या बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। ठीक है, जब आपको कहीं पेमेंट करना होता है तो आपको ओवरऑल, लाइक आप किसी दूसरी कंट्री से गैस अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पैसा उसका भी देना होगा, तो वो क्या है आपका, यानी कि पेमेंट उसका भी करना होगा, तो आपका क्या है वो बैलेंस पेमेंट है। ठीक है, ओपन अकाउंट क्या होता है, यानी कि चालू खाता क्या होता है, चालू खाता। चालू खाता के बाद समझ लेते हैं हम जो आपका पूंजी खाता होता है, पूंजी खाता। पूंजी खाता क्या होता है, चालू खाता और पूंजी खाता को हम जल्दी से समझ लेते हैं। जो आपका भैया चालू खाता होता है, जैसे इसमें आपका वस्तु, इसमें वस्तु हो गया, और और आपका जो जैसे सेवाएं हो गई, अन्य जितने भी आपके चीजें हैं उसका अगर हिसाब है तो वो आपका क्या हो जाएगा, चालू खाता हो जाएगा। पूंजी खाता क्या हो जाता है, इसमें आपका एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, और जितने आपके लोन्स हैं, अगर लोन इन सब का हिसाब है तो वो आपका हो जाता है पूंजी घाटा, घाटा नहीं मतलब पूंजी खाता हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, पूंजी खाता हो जाता है। अवमूल्यन क्या होता है, अब मूल्यन, अवमूल्यन क्या होता है, यानी कि डीवैल्यूएशन क्या होता है। डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन होता है अपनी मुद्रा की, मुद्रा की वैल्यू गिरा देना, मुद्रा की क्षमता या फिर उसका महत्व गिराना, मुद्रा का महत्व, महत्व क्या कर देना, एकदम गिरा देना। इससे क्या हो जाता है, निर्यात जो होता है आपका, जो आपका निर्यात होता है वो क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। निर्यात सस्ता हो जाता है, और आयात क्या होता है, आयात महंगा हो जाता है। क्या हो जाता है, आयात आपका महंगा हो जाता है, जिससे आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो व्यापार घाटा होता है, इससे आपका व्यापार घाटे पर असर पड़ता है। व्यापार घाटा, घाटा नहीं यार, घाटा, व्यापार घाटे पर असर पड़ता है, जिससे आपका व्यापार घाटा कम हो जाता है। ठीक है, व्यापार घाटा आपका कम हो जाता है। भारत ने आपका 1991 में आपका ऐसा किया था। आप ये बताइए जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यहाँ पर लिखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार है, ये क्या है, इसको कौन रखता है, इसको आरबीआई रखता है। ठीक है, कैसे कौन रखता है इसको, आरबीआई। जैसे आपका डॉलर हो गया, डॉलर हो गया है ना, गोल्ड हो गया, एसडीआर हो गया, इन सब के फॉर्मूले में। भारत 1991 से पहले एक बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, है ना। 1991 की जो औद्योगिक नीति आई उसमें एलपीजी का फॉर्मेट अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो आपकी जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वहां पर ना आयात होता है ना निर्यात होता है, वो अपने ही लोन और रोटी में खुश रहते हैं। लोन, लोन का मतलब होता है नमक। ठीक है, तो लोन रोटी में खुश रहना यही होता है आपका अ, बंद अर्थव्यवस्था। और जो एसडीआर, जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पर जो बताया, एसडीआर है, ये क्या है आपका, ये क्या है, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ड्राइंग राइट्स। ठीक है, चलो। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका विदुषी श्रुति सडोलीकर किस घराने से
संबंधित हैं। जो आपका जयपुर अतरौली घराना है, जयपुर अतरौली घराना है, उसी का संबंध आपका इससे हो जाता है। इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके अल्लादियाँ, उस्ताद अल्लादियाँ, उस्ताद अल्लादिया खान, अल्लादिया खान थे। और इनसे जो आप ये समझिए, जो जयपुर अतरौली, इनके अन्य कलाकार से समझ लेते हैं। जैसे आप कलाकार, इसी घराने से संबंधित जो आपके कलाकार हैं वो आपके अश्विनी भिड़े हो गए, अश्विनी भिड़े, और किशोरी अमोनकर हो गई, किशोरी अमोनकर, किशोरी अमोनकर भी आपका इसी घराने यानी कि जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हो जाएंगी। अभी समझ लेते हैं आपका जो ग्वालियर घराना है, यहाँ से लिखेंगे, ऊपर लिखा है चलो। जो आपका ग्वालियर घराना है ये आपका सबसे पुराना है, सबसे पुराने घरानों में से एक में आता है। इसमें आपका एक तो हो गया हद्दू 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 खान, हद्दू खान तथा हस्सू खान, हस्सू खान इसी घराने से आपका संबंध रखते हैं, संबंध भी रखते हैं, और यही आपके संस्थापक भी हैं। जब संस्थापक है तो संबंध रखेंगे ही। किराना, जो आपका किराना घराना है, इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे वो थे अब्दुल करीम खान। कौन थे? बहुत पूछा जाता है भाई ये। तो वो थे आपके अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान इसके संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तो किराना घराना के थे। इसमें आपका जो पंडित भीमसेन जोशी हैं, इसके अन्य कलाकार समझ लेते हैं। जो आपके पंडित भीमसेन जोशी, जिनको भारत रत्न 2008 में मिला था, पंडित भीमसेन जोशी हैं, गंगूबाई हंगल हैं, गंगूबाई हंगल है, इनका संबंध आपका किराना घराना से है। अब समझ लेते हैं पटियाला घराना, जो इसके संस्थापक थे, जो स्थापक नहीं संस्थापक है वो समझ जाइएगा। जो पटियाला घराने के जो संस्थापक थे वो थे बड़े गुलाम अली खान, अली खान ये इसके संस्थापक थे। ये किस लिए प्रधान था? अपने गजल तथा ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध था। ये अपना पटियाला घराना था, ये गजल तथा ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध था, गजल तथा ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध था। अभी समझ लेते हैं जो आपका पंडित जसराज थे, जिसे आपको यहाँ पर लिखो मेवाती घराना, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। मेवाती घराना हो गया। इससे आपका जो बहुत एक प्रमुख नाम है वो आपका क्या होता है? एक आपका आता है, जैसे आपका पटियाला हो गया, किराना हो गया, पटियाला हो गया, किराना हो गया, जयपुर अतरौली हो गया, ग्वालियर हो गया, बनारस लिख लो, बनारस घराना लिख लो, और मेवाती हो ही चुका है। इंदौर घराना लिख लो, इंदौर घराना हो गया। रामपुर सहसवान, रामपुर सहसवान घराना हो गया। और एक यहाँ पर लिख लो सोनिया घराना, सोनिया घराना, सोनिया घराना। आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जो आपका मेवाती घराना, जो पंडित जसराज हैं आपके, पंडित जसराज, इनका संबंध आपका मेवाती घराने से है। जो आपका बनारस घराना है, इससे आपकी गिरिजा देवी हैं। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? तो आपका बनारस, बनारस से है। बनारस से आपका राजन साजन मिश्र, राजन साजन मिश्र, राजन साजन मिश्र आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका बनारस घराने से संबंधित है।
एक घराना आपका आता है आगरा घराना, इससे आपका फयाज खान, फयाज खान का संबंध आपका आगरा घराने से है। ठीक है, इसको हम रंगीला घराना के नाम से भी जानते हैं, रंगीला घराना के नाम से हम इसको जानते हैं। जो आपका रामपुर सहसवान घराना है आपका, ये यहाँ पर आपका राशिद, हाँ राशिद सही है, राशिद, राशिद खान का संबंध आपका रामपुर सहसवान घराने से है। जो आपका एक इंदौर घराना है, यहाँ पर आपका आमिर खान, आमिर खान का संबंध इससे है। तो आपका सोनिया घराना है, ये किसके संबंधित है, ये तानसेन, तानसेन से संबंधित। तानसेन किससे थे आपको, सोनिया घराना से थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन पे। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता बढ़ने का प्राथमिक परिणाम क्या है? तो प्रकाश रासायनिक धुंध नहीं, अम्लीय वर्षा नहीं, ओजोन परत का क्षरण नहीं, वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि हर जो आंसर है उसके सामने ही आपका क्या लगा हुआ है, आपका ये इंग्लिश लिखी हुई है, जिससे मुझको पता चले। तो ऐसा नहीं है, ये सब एआई के काम है, वो जो करता है ना, टाइप करता है तो वही कर देता है, फटाफट वही लिख देता है। बट बहुत मेहनत करनी पड़ती है पीपीटीज को बनाने में। ऐसा नहीं है कि इसको सारा काम एआई कर देता है, मुझको भी करना पड़ता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मुझको करना पड़ता है। अब आप ये बताएंगे, जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिल करके आपकी ग्रीन हाउस गैसेस बनाती हैं? ग्रीन हाउस एक तो हो गया आपका जलवाष्प हो गया, सबसे ज़्यादा प्रभावित यही करता है, जलवाष्प हो गया सबसे ज़्यादा। फिर आपका CO2 हो गया, मीथेन हो गया जिसको हम CH4 के नाम से भी जानते हैं। जो आपके मीथेन क्या होते हैं, लाइक आपके जो पशु जैसे आपके पशु वशु हो जाते हैं, मर जाते हैं ना, वहाँ से निकलता है। धान के खेत से आपका CH4 निकलता है। धान के खेत ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपका मीथेन होता है ये कहाँ से मुख्यतः निकलता है? धान के खेतों से। धान के खेत से आपको क्या निकलता है, तो वहाँ से आपका मीथेन निकलता है। एक आपका आता है नाइट्रस ऑक्साइड, लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है आपका? N2O के नाम से हम जानते हैं इसको, हम N2O के नाम से जानते हैं। एक आता है आपका ओजोन, ओजोन, और एक आता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC आपका होता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था 1997 में हुआ था, ग्रीन हाउस को कम करने के लिए। इसी से संबंधित है आपका ये, ग्रीन हाउस से संबंधित है। इसको किसका क्या करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इसके लेवल को गिराने के लिए बनाया गया था। पेरिस समझौता आपका कब हुआ? पेरिस समझौता, जो आपका पेरिस समझौता हुआ ये आपका 2015 में हुआ। इसकी जो तापमान वृद्धि थी, इसकी जो इसमें जो आपकी समय, इसमें जो सीमा निर्धारित की गई तापमान वृद्धि की, तापमान वृद्धि, तापमान वृद्धि की जो सीमा निर्धारित की गई थी वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक निर्धारित की गई थी कि अगर आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो आपका पेरिस समझौते 2015 के अंतर्गत इसकी वृद्धि कितनी होनी चाहिए, इसकी जो आपकी एक सीमा तय की गई, वो आपका तय की गई 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक आपका ये बढ़ सकती है। वियना कन्वेंशन, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था आपका? ये होता 1987 में हुआ था। कनाडा में 83 नहीं 7, 87 में हुआ था। लाइक जो आपका पहले फ्रिजेस में CFC यूज होती थी ना, उस पर ये टोटली बैन लगा दिया गया इसके बाद ही आपका। ठीक है, यानी कि बस इतना याद रखेंगे। इसको हम वियना कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, वियना कन्वेंशन के नाम से हम इसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम
जानते हैं। कार्बन सिंक क्या है आपका? कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक जो आपके समुद्र होते हैं, समुद्र आपके हैं, और जो जंगल है ये क्या करते हैं, लाइक आपका जो CO2 को क्या करते हैं, सोख करते हैं, यानी कि इसको सोख लेते हैं, इसको सोखते हैं या फिर अपने में खींच लेते हैं। क्या होते हैं आपके जो समुद्र हैं, समुद्र तथा तथा जंगल, ये क्या करते हैं आपके, जो आपके यानी कि जो CO2 है इसको क्या करते हैं, मतलब खींच लेते हैं। किगाली समझौता कहाँ हुआ था? तो ये जापान में हुआ था। किगाली समझौता, इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित था और प्रत्येक में कितने सदस्य हुआ करते थे? मैं आपको पहली ही क्लास में इसको बता चुका हूँ कि आपकी 6 समितियां थी और 5 सदस्य थे आपके, तो ये वाला उत्तर आपका एकदम सही हो जाएगा। 6 समितियां थी और 5 आपके सदस्य थे। अगर 6 टोटल मेंबर कितने थे, तो टोटल 30 थे, यानी कि 6 गुणे 5, 6 समितियां थी और प्रत्येक में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। इसकी वजह से टोटल जो आपके थे वो आपके 30 सदस्य थे, जो क्या करते थे, नगर प्रशासन को चलाते थे, नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे, नगर प्रशासन की देखरेख करते थे। जो प्रमुख समितियां थी इनके नाम क्या थे? समितियों के नाम क्या थे? यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनके नाम नाम लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। एक आपका शिल्प कला हो गई, एक आपका शिल्प कला हो गई, एक हो गया विदेश मंत्रालय, जिसको विदेशी देख रेख कहते थे हम, विदेशी देख रेख। एक आपका हो गया जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण। एक हो गया आपका व्यापार तथा वाणिज्य, व्यापार तथा वाणिज्य हो गया। और एक आपका हो गया निर्मित वस्तु निरीक्षण, निर्मित वस्तु निरीक्षण हो गया। और एक आपका हो गया टैक्स, टैक्स वाला, यानी कि टैक्स वसूली आपकी है, कर, टैक्स या फिर कर वसूली, कर वसूली, ये आपका हो गया। ये इतनी आपकी ऐसी समितियां थी 6। इसमें प्रत्येक में कितने कितने सदस्य हुआ करते थे? 5-5 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें आपका टोटल 30 सदस्य थे। ठीक है। एग्रोनोमोई यहाँ पर लिखेंगे, एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई क्या होता था? ये सड़क निर्माण अधिकारी होता था जिले का। PWD ऑफिसर है ये, इंजीनियर, जेई कह सकते हैं आप इसको। सड़क निर्माण अधिकारी जिले का, जिले का, यहाँ पर जिला लिखना जरूरी है आपका, जिला। जो आपका एस्तोनोमई था वो क्या था? उसका पद कौन था? एस्तोनोमई। जो आपका एस्तोनोमई था, ये आपका हुआ करता था नगर का। एग्रोनोमई था छोटे स्तर पर, यानी कि जिले में। जो आपका नगर निर्माण, नगर की सड़क निर्माण का कार्य कौन देखता था? वो आपका एस्तोनोमई देखता, यानी कि एस्तोनोमई देखता था। दास प्रथा, दास प्रथा के बारे में मेगास्थनीज का क्या कहना था? दास प्रथा के बारे में आपका ये कहना था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जो कि टोटली गलत था। इसको आई थिंक बताना नहीं, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पर और कुछ लिख दूंगा मैं। भारत 7 जातियों में बटा हुआ था। कितनी? 7। जो आपका भारतीय समाज था, जो आपका भारतीय समाज था, भारतीय समाज था, वो कितनी जातियों में बटा था? 7 जातियों में बटा हुआ था। ऐसा कहना था किसका? मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में ऐसा लिखा था। और जो आपका सैन्य प्रशासन, ठीक है,
और इसमें कुछ और क्या फैक्ट बन सकता है, इंडिका में लिखा था, ठीक है, बाकी तो इंडिका खो गई है, उसको कलेक्ट करके बनाया, ये सब तो पेपर में आने वाले फैक्टर नहीं है। फोर्ट विलियम कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जब आया था, इसी के तहत आपका फोर्ट विलियम के में आपका एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें आपका जो जज होते थे, आपके मुख्य जज वो थे आपके एलिजा इम्पे और प्लस 3 चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड हुआ करते थे। ये आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आए थे, आप इसको याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी, इस कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में 1774 में हुई थी। एक्ट 73 में आया था, लेकिन जो इसकी वास्तविक स्थापना हुई थी वो हुई थी 1773 में हुई थी, ठीक है। इसके तहत ही आपका जो गवर्नर जनरल होता था, आपका गवर्नर जो आपका गवर्नर जनरल था, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल का जीओवी जनरल बना दिया गया था आपका। फिर आपका आया पिट्स इंडिया एक्ट, कब आया? 1784 में आया था। इसमें क्या था? कंपनी का जो व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य, जो राजनीतिक कार्य थे, इनको अलग अलग कर दिया गया, यानी कि व्यापारिक कार्य अलग और राजनीतिक राजनीतिक कार्य अलग, जिसमें आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका राजनीति देखते थे, बीओसी आपका राजनीति देखती थी, और जो आपका बीओडी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आप क्या देखते थे? ये व्यापार को देखते थे। 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो इसके तहत आपका क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था आपका बेंटिक, विलियम बेंटिक था, ठीक है। विधि आयोग बना था इसी समय आपका, विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग आपका बना था कब? 1833 के चार्टर एक्ट में ही, 1834 में ही शायद बना था। और विधि आयोग का जो अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष, वो था मैकाले, लॉर्ड मैकाले आपका ये अध्यक्ष हुआ करता था। 1858 का जब एक्ट आया था, इसको हम कहते थे कंपनी का शासन, सॉरी क्राउन का शासन। किसका शासन? क्राउन का शासन, क्राउन का शासन। जब वहाँ की संसद ने देखा कि ये लोग तो बहुत गलत कर रहे हैं वहाँ पर, तो जो वहाँ की जो रानी थी, उसने अपने अपने हाथ में बागडोर ले ली, ठीक है। यहाँ से आपका ताज का शासन शुरू हुआ, इसी इसको क्राउन का शासन कहते हैं। और यहाँ से एक पद बना जिसको हम भारत का वायसराय कहते हैं, वायसराय का पद, जो कि सीधा पार्लियामेंट से, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। 1861 में आपका एक अधिनियम आया, 1861 का जो एक्ट था, इसमें क्या था? इसमें आपकी हाई कोर्ट की स्थापना हुई, मतलब हाई कोर्ट, COURT, हाई कोर्ट एक्ट आया, जिसके तहत आपका कलकत्ता, कोलकाता नहीं, कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में क्या बनी आपके? हाई कोर्ट्स बनाए गए, और 1935 1935 में आपका एक्ट आया, इसको भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। इसके तहत ही दिल्ली में आपका फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जो कि 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। यही आगे चलकर 1950 में ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो संबंध है भारतीय आर्टिकल के अनुच्छेद 124 में, आर्टिकल 124 में इसका अनुच्छेद आपका, मतलब इसका वर्णन देखने को मिल जाता है, मतलब आर्टिकल 124 में इसका गठन देखने को मिल जाता है।
ठीक है। और जो भारत की न्यायपालिका है वो क्या है, एक एकीकृत न्यायपालिका है, दोहरी न्यायपालिका नहीं है जैसा कि अमेरिका में आपका पाया जाता है। चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। चोल शासक विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर किससे कब्जा किया था? तो अभी बताया मैंने यार कि मुत्तराई यार से किया था। और कि राजराजा प्रथम ने तंजौर में आपका बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीता था, ऐसा कुछ, ठीक है। और इस समय एक मैंने फैक्ट ये नहीं बताया था कि आपको जो इस समय इसी टाइम पर चोलों के समय चोलों के समय द्रविड़ शैली, जो आपकी द्रविड़ शैली है मंदिरों की, वो अपने पीक पर थी। ठीक है, अगर आपका आ जाता है कि चोलों ने सबसे ज्यादा जो मंदिर बनवाए किस शैली में बनवाए हैं, तो वो आपका वो आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली में बनवाए हैं। आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका इसमें कुछ खास बताने वाला है नहीं, तो आप चलते हैं हम सीधा 40 नंबर क्वेश्चन पर। 1565 में आसफ खान ने किस पर हमला किया था? किस पर हमला किया था? तालीकोटा का युद्ध भी आपका इसी समय हुआ था। तो आप इस पे लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? तो आपका जो आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा गोंडवाना, यानी कि जो आपका गढ़ कटंगा है, गढ़ कटंगा आपका एकदम सही हो जाएगा। जो आपकी यहाँ की रानी हुआ करती थी, रानी, उनका नाम क्या था? रानी दुर्गावती। दुर्गावती रानी थी, जो कि चंदेल राजकुमारी थी। चंदेल राजकुमारी थी। इन्हीं के खिलाफ जो मुगल सेना ने रानी दुर्गावती का आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने किस रानी, यानी कि रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था। तो जो रानी दुर्गावती थी ये आपकी गोंडवाना की रानी थी, और ये किस वंश की थी? तो ये आपकी चंदेल राजवंश की राजकुमारी थी। इनका जो बेटा था एक, वो नाबालिग था, उसका नाम क्या था? वीर नारायण। वीर नारायण राजा वही था, लेकिन ये उसकी क्या थी? संरक्षिका थी। संरक्षिका थी, उसके संरक्षण में ये आपका कर रही थी। इन्होंने क्या किया, जब देखा कि मैं अब कमजोर पड़ रही हूँ, अकेली हूँ, तो इन्होंने क्या कर लिया, मुगलों के हाथ में ना आकर, यानी कि उनकी हार अपनी, जब कहने का मतलब है, उन्होंने देखा कि मैं चारों तरफ से घिर चुकी हूँ, मैं एक असहाय नारी की तरह हूँ, तो उन्होंने क्या हुआ, मुगलों के हाथों के ना मरकर उन्होंने खुद ही अपने अपने आप को काट करके बलिदान दे दिया, और सदा सदा के लिए अमर हो गई। इनके प्रिय हाथी का नाम क्या था? इनका जो प्रिय हाथी था, इनका जो हाथी का नाम था, उसका नाम था सरमन। सरमन तथा आधार सिंह। जो आपका आसफ खान था, ये जो आपका आसफ खान था, ये क्या था? अकबर का सेनापति था इस समय, अकबर का सेनापति था। दलपत शाह कौन था? ये इनकी जो दुर्गावती जी थी, दुर्गावती दुर्गावती के पति थे ये। जो दलपत शाह थे ये रानी दुर्गावती के पति थे, जो कि राजा संग्राम सिंह के बेटे थे। जो गोंडवाना के राजा थे, गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह के क्या थे? बेटे थे, के बेटे। चांद बीबी कौन था? एक मिनट, जो पहले ये समझो जबलपुर, यहाँ पर रानी दुर्गावती जी की समाधि है। रानी दुर्गावती जी की समाधि यहीं पर है, और यहीं पर आपका रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी भी है। यूनिवर्सिटी भी आपका यहीं पर है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर वर्सेस राणा प्रताप हुआ था। राणा प्रताप, इनके इनके मध्य आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि आपका अकबर की, आप ये समझिए अब, अकबर की अंतिम विजय, अकबर की लास्ट विन, अंतिम विजय कौन थी? वो थी आसर असीरगढ़ का किला।
असीर गढ़ का किला, जो कि 1601 में उसने जीता था और उसके बाद आपका मर गया। ठीक है, पुस्तक एवरीथिंग द लाइट टचेस के लेखक कौन है? तो आपका जो जेनिस पारत है, जो आपके जेनिस पारत हैं वो इसकी आपके हो जाएंगे। ये आपका बॉटनी पर आधारित एक पुस्तक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये आपका बॉटनी पर आधारित है, क्योंकि एवरीथिंग द लाइट टचेस ये आपका जैसे आपका बॉटनी पर आधारित है। लाइट टचेस लाइक आपका प्रकाश संश्लेषण से संबंधित इसमें आपका बताया गया है। ठीक है, जो आपके जेनिस पारत थी ये कहाँ की लेखिका थी? आपके मेघालय की लेखिका है, और इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, साहित्य अकादमी। टॉम्ब ऑफ सैंड किसने लिखा है? टॉम्ब ऑफ सैंड इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने। गीतांजलि श्री ने लिखा है, जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुकी है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुकी है। विक्ट्री सिटी किसने लिखा है? विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने लिखा है। सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी ने आपका विक्ट्री सिटी लिखा है। प्रॉफिट सॉन्ग किसने लिखा है? प्रॉफिट सॉन्ग इसको लिखा था पॉल लिंच ने। पॉल लिंच ने लिखा। इन्होंने बुकर प्राइज जीता 2023 का। बुकर जीता 2023 का बुकर जीता। वेस्टर्न लेन किसने लिखा है? वेस्टर्न लेन लिखा था चेतना मारू ने। चेतना मारू। स्मोक एंड एसेस किसने लिखा? स्मोक एंड एसेस इसको लिखा था अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष ने लिखा था। क्या लिखा था? अफीम की खेती पर, अफीम व्यापार पर, अफीम व्यापार पर यह आपकी लिखी गई पुस्तक है। चौहारा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपका मनाया जाता है? जो आपका शिमला है, ये आपका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शिमला और एक आपका राज्य पड़ता है एंड महासू जिला आपका जो पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आपका हो जाता है। ठीक है, और जो आप इसको सिंपली चौहारा या फिर छोहारा, इसको अगर लिख लें चौहारा या फिर छोहारा, छोहारा नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? छोहारा नाम से जानते हैं। जो आपका नाटी है, एक पड़ता है नाटी, ये किस क्षेत्र में पड़ता है? ये आपका कुल्लू क्षेत्र में पड़ता है। ये आपका कुल्लू 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 क्षेत्र में पड़ जाता है नाटी। मतलब सिंपली कुल्लू में मुख्यतः पड़ता है। और आपका शिमला हो गया, कुल्लू के साथ में आपका शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, और आपका ठीक है। मतलब ये जो नाटी है इसकी शैली जो है वो हर राज्य हर जिले में अलग अलग है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका कुल्लू में ही मनाया जाता है। डांगी, डांगी, झांझर, डांगी और जो झांझर है ये आपका चंबा जिला में मनाया जाता है। कायांग और बकायांग मैं आपको बता चुका हूँ। कायांग तथा बकायांग ये आपका किन्नौर में मनाया जाता है। ये आपका किन्नौर में। शान एंड साबू, शान एंड साबू ये नृत्य आपका कहाँ पर होते हैं? लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति पर होते हैं। थोड़ा आपका कहाँ होता है? ये सब सारे हिमाचल के बता रहा हूँ। थोड़ा हो गया, करथी हो गया, करथी हो गया, और जातर हो गया, जातर हो गया, और घुगती हो गया, घुगती, घुगती, घुगती हो गया, करघी, जातर, घुगती, थोड़ा, शान, साबू, कायांग, बकायांग, डागी, झांझर, कुल्लू, सॉरी नाटी हो गया, और आपका एक आता है घुमती हो गया, और आपका बूढ़ा, बूढ़ा,
ठीक है। बूढ़ा, बूढ़ा आपका होता है सिरमौर, दिवाली पर किया जाता है सिरमौर, ये आपका दिवाली पर किया जाता है। जो आपका थोड़ा है ये भी आपका सिरमौर और सोलन, सिरमौर तथा सोलन में आपका ये होता है। न्यूक्लियस के बीच का रंध्र या छिद्र क्या कहलाता है? यहाँ पर चित्र भी होना चाहिए था लेकिन मैं चित्र नहीं लगाया, तो अब इसको हटा लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूक्लियस के बीच का रंध्र क्या कहलाता है? तो आपका जो ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा रंध्र छिद्र। जो आपका स्टोमेटल पोर होता है वही आपका एकदम सही हो जाएगा। जो आपकी गार्ड सेल्स रहती हैं, गार्ड सेल्स ये क्या होती हैं? जो आपकी जो छिद्र होते हैं ना आपके, मान लो ये आपकी पत्ती है ऐसे, ये आपकी क्या है? पत्ती है। यहाँ पर आपकी ये आपका रंध्र है मान लो छोटा सा, और इधर इधर ऐसे ऐसे ये आपका रंध्र है, और ऐसे ऐसे इधर उधर तो क्या रहती हैं? गार्ड सेल्स बनी रहती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? पानी भरता है इससे, तो जिससे क्या होता है? फूल जाती हैं, जिससे छिद्र खुल जाते हैं। अगर गार्ड सेल्स में पानी भरा तो वो खुल जाएंगी, छिद्र खुल जाएंगे। ठीक है। पोटेशियम मैंने आपको कल बताया था, कल पिछली वाली क्लास में बताया था। जो पोटेशियम होता है आपका, पोटेशियम ये आपके रंध्र के खुलने तथा बंद होने से आपका ये संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुशीर वाद्य है, यानी कि एरोफोन है, यानी कि हवा मारी जाती है? तो हवा आपका शहनाई में मारी जाती है। आपको कितनी बार मैं बता चुका हूँ भाई, प्लीज अब नहीं बताऊंगा। शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं, सबको पता है। जाकिर हुसैन तबला से हैं, टीएच विनायकम घटम से हैं, शकूर खान आपके सारंगी से हो गए, हरिप्रसाद चौरसिया रसिया यानी कि बांसुरी से हो गए। अगर एक आपके पन्नालाल घोष भी बांसुरी से हैं। बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न 1901 1999 मिला था इनको, और ये शहनाई बजाते थे आपके। ठीक है। और जो आपके घन घन वाद्य हो गई, यहाँ पर आप समझो घन आपका है, घन या फिर ठोस, जैसे आपका मटका हो गया, नहीं, मंजीरा हो गया, घंटी हो गया, घटम हो गया, चिमटा हो गया, झिका हो गया, ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? जो आपकी रोपड़ फसल है वो आपकी नहीं है। जो आपका गेहूं है ये आपका रोपड़ फसल नहीं है, यानी कि सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है। जो आपका रोपड़ फसल आपकी नहीं है। रोपड़ फसलें कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर लिखेंगे, रोपड़ हेडिंग डालेंगे, रोपड़ बड़ा कैसे लिखा जाएगा? रोपड़। रोपड़ फसलें जैसे आपका चाय हो गई, चाय हो गई, है ना, कॉफ़ी हो गई, कॉफ़ी हो गया ना, एंड देन आपका रबड़ आ गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, नारियल हो गया, मसाले, मसाले हो गए। ये मुख्यतः क्या होते हैं? ये मुख्यतः नकदी फसल होते हैं। बड़े बड़े बागानों में नकदी फसल के लिए आपका ये बोया जाता है। नकदी फसल के अंतर्गत आपका कपास आता है, इसके अंतर्गत आपका कपास आता है, जूट आ जाता है, आपका जूट लिखा हुआ है, जूट आ जाता है। रबी किस में आता है? सर्दियों में आता है। रबी जो आता है आपका ये सर्दियों की फसलें होती हैं। सर्दी में आपका जैसे आपका गेहूँ, चना, सरसों, जौ, मटर, ये सब आपका हो जाता है। खरीफ होता है मानसून, खरीफ होता है आपका ये मानसून आपका आ जाता है। मानसून, मानसून में जैसे आपका ये मान के चलो चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, कपास, मूंगफली और बाजरा वाजरा हो गया। जायद गर्मी में हो जाता है। फाइबर फसलें, जायद आपका गर्मी होता है, जायद गर्मी हो जाता है। ठीक है। पेय फसलें जैसे आपकी चाय कॉफ़ी होगी, जो पीने के लिए होती हैं। ठीक है। ठीक है, बस आप इतनी जानकारी इसमें आप याद रखेंगे। बाकी हम अगले क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, 16 फरवरी की थर्ड शिफ्ट को हम स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे 54 मिनट, लगभग 55 मिनट की वीडियो हुई है लगभग, जिसमें जिसमें आपको सिर्फ कंटेंट मिला है 1 घंटे 50 मिनट का। 4 मिनट तो इधर उधर बातें और इंट्रोडक्शन में चले गए हैं। ये कंटेंट आपने अगर पढ़ लिया अंतिम समय में, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, इतना ही कहूँगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।